गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार आजाद एकेडमी में। जैसा कि आप सब जानते हैं, आंगनवाड़ी भर्ती इस समय चल रही है। आंगनवाड़ी सहायिका की भर्ती जो है वो उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में पूरी हो चुकी है। कहने मतलब फॉर्म प्रक्रिया पूरी हो गई है। अभी डीबी वगैरह कुछ जनपदों में चल रहा है और बाकी कॉल वगैरह भी आ रही है। वहां डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है, उसके बाद फाइनल मेरिट जारी कर दी जाएगी। लेकिन अभी अगर हम बात करें कार्यकर्त्री की भर्ती, तो कार्यकर्त्री की भर्ती अभी सारे जनपदों में नहीं हो पाई है। अभी भी कम से कम 23-24 जनपद बचे हुए हैं जिनमें अभी भर्ती आनी बाकी है। तो इसी क्रम में हमने आपको एक बार लिस्ट भी जारी की थी कि कौन कौन से जनपदों में भर्ती हो चुकी है, कौन से में नहीं हो चुकी है। जिनमें नहीं हो चुकी है उनकी सूचना आपको हम देंगे। तो इसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हुए 2 जनपद जिनका विज्ञापन जारी हुआ है और उन जनपदों के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। ये जनपद हैं आपके मुजफ्फरनगर और उन्नाव। इनमें भर्ती आई हुई है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। लास्ट डेट क्या रहेगी और फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है, योग्यता क्या है, इन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। अगर इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं हमारी वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और साथ ही साथ अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए वीडियो को। और उसके अलावा अगर कुछ पूछना है या कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके हमसे पूछिए, तुरंत उसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हम आंगनबाड़ी भर्ती ये 2025 की ही चल रही है, क्योंकि इसका मूल नोटिफिकेशन जो है वो 2025 सितंबर में जारी हुआ था, उसी के आधार पर चल रही है। हालांकि भर्ती अब देखिए कुछ जनपदों में 26 में कार्यकर्त्री की भर्ती निकल रही है, लेकिन आपका जो नोटिफिकेशन है वो 2025 का ही है, इसीलिए हमने 2025 लिखी है। तो अब ये 2 जनपद हैं, एक आपका मुजफ्फरनगर है जिसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है 29 तारीख को। आज 30 तारीख है, 29 को इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। एक उन्नाव है। इन दोनों जनपदों के नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं और इनमें मुजफ्फरनगर में 74 पद हैं, उन्नाव में 27 पद हैं। दोनों जनपदों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गए हैं। लास्ट डेट इनकी जो वो रखी गई है वो 19/2/2026 नीचे लिखी है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ ही सकते हैं। तो ऊपर लिखना चाहिए था, नीचे लिख दी, खैर वो तो खैर कोई बात नहीं, समझदार हैं सब लोग। तो 19 तारीख इसकी लास्ट डेट है। 19 से पहले आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। 20 दिन का लगभग टाइम मिला हुआ है, 29 से 19, 20-21 दिन का टाइम मिला हुआ है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास कम है तो उसे पूरा कर लीजिए। पद आपका है कार्यकर्त्री, ठीक है। कुल पद आपके देखिए मुजफ्फरनगर में 74 हैं, उन्नाव में आपके 27 पद हैं। अब अगर आपको ज्यादा जानकारी इसकी चाहिए है, किस ब्लॉक में कितने पद हैं, आरक्षण वाइज कितने पद हैं, ओबीसी वगैरह के, एससी के कितने पद हैं, तो ये आपको देखने के लिए upanganwadi.com पर जाइए और वहां से आप जो है इनका नोटिफिकेशन ओपन कर लीजिए। उसमें सारी डिटेल विस्तृत दे रखी है, ठीक है। इन जनपदों का जो भी आप नोटिफिकेशन, जैसे ही आप व्यू नोटिफिकेशन पे जाएंगे या व्यू डिटेल पे जाएंगे तो आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो अब इसमें देखिए क्वालिफिकेशन क्या मांगते हैं। क्वालिफिकेशन आपकी कम से कम, मिनिमम का मतलब कम से कम आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए और अधिकतम आपकी परास्नातक होनी चाहिए, ठीक है। तो इंटरमीडिएट से परास्नातक क्या है आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी। इंटरमीडिएट है अगर केवल आप तब भी फॉर्म डाल सकते हैं, और परास्नातक है तब भी फॉर्म डाल सकते हैं। फॉर्म तो डाल सकते हैं, लेकिन है क्या सिस्टम इसका क्या है। अब देखिए नंबर इसमें 12th, बीए या बीएससी, एमए और एमएससी, ठीक है। इनके ये 3 के नंबर जोड़ के मेरिट बन जाएगी, ठीक है। अब अगर किसी ने 12 से डाल दिया तो अगर उसी ग्राम पंचायत में, ग्राम सभा में या वार्ड में कोई भी अगर बीए वाला डाल चुका होगा फॉर्म, तो ये कितना भी कोशिश कर ले, चाहे इसके 90% ही क्यों ना हो, और इसके 50-50% हुए तब भी 100 हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर किसी का एमए यानी तीनों है तो फिर वही उसी हिसाब से मेरिट बढ़ती जाएगी। तो बेहतर है आपके पास क्वालिफिकेशन हायर होनी चाहिए, लेकिन अगर 12th है तब भी आप डाल दीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई बीए या एमए वाला फॉर्म ना डाले, ठीक है।
मिनिमम आयु आपकी 18 से 35 वर्ष रखी गई है। आरक्षित वर्ग को 5 वर्ष की वही छूट नियमानुसार दी जाएगी, तो आरक्षित वर्ग के लिए ये 40 वर्ष हो जाएगी। जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए 40 वर्ष हो जाएगी, और बाकी जनरल के लिए आपकी 18 से 35 वर्ष की रखी गई है। अंतिम तिथि बता ही चुके हैं। चयन इसका टोटली मेरिट के आधार पर है, कोई परीक्षा नहीं, कोई परीक्षा नहीं इसकी होनी है। तो जब परीक्षा नहीं है तो बहुत आसान हो जाता है आपको, केवल अगर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर नंबर सही हैं, सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन दिक्कत वही आती है कि वरीयता किसे मिलेगी, वो भी अभी हम इसमें बता देंगे। हालांकि वरीयता वाली अलग से भी एक वीडियो बना रखी है, लेकिन फिर भी हम बता देंगे, ठीक है। अब देखिए प्रमाण पत्र आपको कौन कौन से चाहिए। शैक्षणिक प्रमाण पत्र में आपका 10th की मार्कशीट, ठीक है, 12th की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, 10th का भी मार्कशीट प्रमाण पत्र, अगर एक में है तो एक ही लग जाएगी। बीए या बीएससी, और उसी के साथ एमए या एमएससी अगर है तो लगाइए, नहीं तो आपका यहीं तक लगाकर छोड़ दीजिए। 10th की आपकी जन्म तिथि के लिए लगेगी, इसकी मेरिट नहीं जुड़ेगी, ये जन्म तिथि के लिए लगेगी। जन्म तिथि आपकी इसी से प्रमाणित की जाएगी। इसके अलावा आप अगर बीपीएल से आ रहे हैं तो आपके पास आय प्रमाण पत्र होना कंपलसरी है, नहीं तो अगर नहीं भी है डाल सकते हैं फॉर्म, लेकिन बीपीएल वाले के लिए आय प्रमाण पत्र कंपलसरी है। निवास सभी के लिए कंपलसरी है, और जाति प्रमाण पत्र आरक्षित वर्ग यानी ओबीसी, एससी, एसटी के लिए अनिवार्य है, ठीक है। नोटिफिकेशन में कहीं यह नहीं लिखा है कि आय, निवास, जाति जो है वो कितने साल पुराना होना चाहिए, किसका होना चाहिए, कैसे, मतलब जो है नहीं लिखा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा एक बात कि आय प्रमाण पत्र आपका 3 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, बल्कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके 3 साल से अधिक पुराने ना हो तो बेहतर है। वरना निवास और जाति का तो सिस्टम यह है आपका सत्यापित हो जाए। आय प्रमाण पत्र के लिए जो है 3 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, ये शर्त होती है। लेकिन निवास और जाति आपका ऑनलाइन सत्यापित हो रहा है तो आपका 4 साल पुराना या 5 साल पुराना है तब भी मान्य रहेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी कोशिश करिए आप नया लगा दीजिए, नया बनवा के। और महिलाओं का देखिए, इसमें महिलाओं की भर्ती है, महिलाएं ही फॉर्म डालती हैं। अब जो विवाहित महिलाएं हैं उनके आगे एक समस्या रहती है, वो पिता पक्ष का लगाएं या पति पक्ष का लगाएं जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र सदैव पति पक्ष का मान्य नहीं होता है, पिता पक्ष का ही मान्य होता है। जाति प्रमाण पत्र आपका सदैव पिता पक्ष का ही मान्य होगा, पति पक्ष का मान्य नहीं होता है। हालांकि ऐसा कुछ नोटिफिकेशन नहीं दिया, लेकिन फिर भी सरकारी भर्तियां जो आती हैं उनमें जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष का ही लेते हैं, इसलिए आप जो है पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। वो तो बना ही होगा सबका, पुराना ज्यादा हो गया है, ऑनलाइन सत्यापन नहीं हो पा रहा तो नया बनवा लीजिए, ठीक है। तो ये प्रमाण पत्र आपको चाहिए होंगे। आधार कार्ड आपका पहचान के रूप में लगेगा, बाकी चाहे तो पैन कार्ड भी लगा दे, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। आपको करना क्या है, आंगनवाड़ी.com पे जाइए, यूपी-आंगनवाड़ी.com पे जाइए, ठीक है। रजिस्टर्ड मतलब रजिस्ट्रेशन उसमें आ रहा होगा, रजिस्ट्रेशन वर्कर, ठीक है। तो वर्कर वाले पर रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप उसे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप अपनी सारी डिटेल भरिए और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए, आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। कोई हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी इसमें। ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म भर दिया ऑनलाइन, उसके बाद आपको हार्ड कॉपी की कोई जरूरत नहीं, आप नहीं जमा करें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। जमा करेंगे तो रद्दी में ही पड़ी रहेगी, ठीक है। वैसे कोई हार्ड कॉपी नहीं मांगी गई, आप केवल ऑनलाइन कर दीजिए, काफी है यही। और इसके अलावा देखिए, जो मेन बात है, आपका फॉर्म आप कहां से डाल सकते हैं। फॉर्म आप उसी वार्ड से या उसी ग्राम पंचायत से, ग्राम सभा से डाल सकते हैं जहां के आप मूल निवासी हैं, ठीक है। अगर वहां आपके यहां पद नहीं है तो आप अपने पड़ोस वाले वार्ड में या पड़ोस वाली ग्राम पंचायत में फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन चयन के लिए आपको सबसे लास्ट मौका दिया जाएगा। यदि उस वार्ड से फॉर्म नहीं पड़ा होगा तब आपको चांस मिलेगा। अगर वहां से एक फॉर्म भी पड़ गया होगा तो उसका सिलेक्शन बिना किसी उसके हो जाएगा, आपको कोई चांस नहीं मिलेगा, मेरिट भी नहीं, मेरिट में भी आप नहीं बैठाए जाएंगे, ठीक है। तो देखिए वरीयता क्या रहती है, वरीयता एक बार फिर बता दे रहे हैं। वरीयता पे बहुत कंफ्यूजन रहता है, वरीयता क्या रहती है। तो वरीयता रहने के लिए देखिए, सबसे पहले विधवा, और विधवा में भी बीपीएल विधवा। सबसे पहले देखिए ये बीपीएल वालों के लिए है। बीपीएल की सबसे पहले अगर विधवा है इसे मौका मिलेगा। विधवा अगर नहीं है तो तलाकशुदा होनी चाहिए या परित्यक्ता,
जो पति द्वारा छोड़ी हुई, ठीक है, ये भी नहीं है तो अन्य महिलाएं। इसी तरह इसके बाद चांस किसे मिलेगा, इसके बाद मिलेगा एपीएल को। बीपीएल मतलब गरीबी रेखा से नीचे वाले, एपीएल गरीबी रेखा से ऊपर वाले, ठीक है। तो इसमें भी विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता और अन्य महिलाएं। तो इसका क्रम यही रहता, अगर देखिए बीपीएल की किसी विधवा ने फॉर्म डाल दिया है तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे भले इंटर पास ही क्यों ना हो, मेरिट इसकी कुछ भी हो। अगर एक ही फॉर्म पड़ा है तो इसी को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, फिर इन लोगों से मतलब नहीं है कितने फॉर्म पड़े हों। अगर विधवा के एक से अधिक फॉर्म है तो इन विधवाओं की ही मेरिट बनेगी, किसी से मतलब नहीं। इसी तरह एक क्रम बढ़ता चला जाता, तलाकशुदा ने डाला, अगर विधवा ने नहीं डाला, तलाकशुदा ने डाला है तो विधवा नहीं है तो तलाकशुदा का हो जाएगा। अगर इसमें तलाकशुदा में एक से अधिक है तो उनकी मेरिट बन जाएगी। अब इन दोनों ने नहीं डाला बीपीएल की तो बीपीएल की अन्य महिलाएं देखी जाएंगी, ठीक है। इनमें जितनी महिलाओं ने फॉर्म डाला होगा उनकी मेरिट बन जाएगी। अब बीपीएल कोई है ही नहीं तब नंबर आएगा एपीएल का, तो एपीएल में भी सबसे पहले विधवा का लिया जाएगा, वही क्रम रहेगा, तलाकशुदा लिया जाएगा, उसके बाद अन्य महिलाओं की मेरिट बनेगी। तो अब देखिए अन्य महिलाओं में एपीएल की अन्य महिला मतलब अगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है तो जाके एपीएल की अन्य महिलाओं की मेरिट बनेगी। तो इसमें मेरिट सूची लंबी बनेगी कि इसमें इसी में सबसे ज्यादा फॉर्म पड़ेंगे, अन्य किसी में इतने फॉर्म नहीं पड़ेंगे। तो वरीयता रहेगी, इसमें कोई भारांक वगैरह नहीं है, ऐसा नहीं कि इन्हें भारांक दिया जाएगा उसके बाद मेरिट बनेगी। अगर कोई भी विधवा ने फॉर्म डाल दिया तो और किसी को देखा ही नहीं जाएगा, उसी का सिलेक्शन हो जाएगा, वरीयता मिल जाएगी। वरीयता का मतलब यही होता है सबसे पहले उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसके बाद अन्य को दिया जाएगा। तो ये तो पूरी जानकारी हमने आपको दे दी। मुजफ्फरनगर और उन्नाव की जो भी हमारी बहनें निवासी हैं, निवास करने वाली हैं, वो फटाफट नोटिफिकेशन देखिए, फॉर्म भरिए। और फॉर्म भरने की कोई फीस नहीं है, तो जब फीस नहीं है तो फॉर्म भर दीजिए, कोई परेशानी नहीं। सिलेक्शन होना ना होना ये किस्मत की बात होती है, लेकिन फॉर्म भरना देखिए कार्य तो आपको करना पड़ेगा। आपके सामने अगर प्लेट में खाना रखा है तो वो खाना अपने आप आपके मुंह में नहीं पहुंच जाएगा, आपको अपने हाथ से उठाकर निवाला बनाकर और अपने मुंह में रखना पड़ेगा, मुंह चलाना पड़ेगा, तभी वो पेट में पहुंचेगा, अन्यथा की स्थिति में वो वहीं रखा रहेगा। तो आपको काम तो करना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए हमसे बहुत हाई मेरिट वाले हैं, अरे होंगे हाई मेरिट वाले, कभी डॉक्यूमेंट्स में कमी आ जाती है, बाहर हो जाते हैं, कभी किसी मतलब जो है या एज में कमी आ जाती है, कोई एज जिस किसी की पूरी नहीं होती, कोई एक्स्ट्रा एज हो जाता है, तो ये सब चीजें होती हैं, फॉर्म सब डालते हैं, लेकिन अगर किस्मत में आपकी है तो आपको मिल जाएगी। तो आप हमारी सभी बहनों से अपील है, आप फॉर्म डालिए, ज्यादा से ज्यादा फॉर्म डालिए। और कोई भी अगर दिक्कत है, कहीं पे भी अगर कोई कंफ्यूजन है, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है, इसके अलावा अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं समझ में आ रहे हैं कि कब के चाहिए, क्या नहीं चाहिए, तो आप कमेंट करिए, हम आपको तुरंत रिप्लाई देंगे। और उसी के साथ देखिए एक कमेंट बहुत आ रहा है हमारी वीडियो पर, डिस्ट्रिक्ट वाइज लोग पूछ रहे हैं कि इसका कब होगा, मेरिट कब आएगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होगा। देखिए मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं जो स्पष्ट आपको बता दूंगा कि हाँ किस डेट में होगा। मैं आपको पहले भी एक वीडियो बना के बता चुका हूं कि इसके लिए देखिए डीबी के लिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कोई मेरिट लगेगी नहीं, कोई लिस्ट नहीं लगा रहे हैं, सीधे कॉल आ रही है। कॉल आ रही है तो अब कॉल आ रही जिला कार्यक्रम अधिकारी से आ रही है, यानी डीपीओ ऑफिस से या सीडीपीओ, दोनों ऑफिसों में से किसी ऑफिस से कॉल आ सकती है, या आपकी महिला जो मुख्य सेविका है, सुपरवाइजर जो आंगनबाड़ी की होती है, वो कॉल कर सकती है, उन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो आपको करना क्या है, अगर आपके पास कॉल नहीं आई है तो आपको तुरंत गूगल पे जाइए, सर्च मारिए, आपका जिला सपोज करिए आपका जिला लखनऊ है, तो लखनऊ जिला कार्यक्रम ऑफिस कॉन्टेक्ट नंबर डालिए, कॉन्टेक्ट नंबर निकल के आएगा, आप उस पर कॉल करिए, पूछिए कि सर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब है, वो आपको बताएंगे। तो आप सबसे बेहतर यही है, ये जो है ऐसा नहीं मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी दे रहा हूं, और मैं आप सबको यही रिप्लाई दे रहा हूं कि आप जिला कार्यक्रम ऑफिस से संपर्क करें, बेहतर रहेगा आप जिला कार्यक्रम ऑफिस से संपर्क करें, क्योंकि पूरी सटीक जानकारी वही बता सकते हैं। अगर नंबर नहीं उठ रहा है, नंबर नहीं लग रहा है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो कोई बात नहीं, जिला से आप बहुत ज्यादा दूर नहीं होंगे, अपने जिला मुख्यालय जाकर, ये विकास भवन में इनका कार्यालय होता है, हर जिले में एक विकास भवन होता है, विकास भवन में इसका कार्यालय होता है जिला कार्यक्रम अधिकारी का। आप वहां जाकर उनके कर्मचारियों से मिलिए, पूछिए कि दिक्कत क्या है, वो आपको पूरी जानकारी देंगे, तो आप वहां जाके आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको इतना ही बताएंगे, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही कोई नए जिले का नोटिफिकेशन जारी होता है उसकी भी हम आपको अपडेट देंगे, और एक नई अपडेट के साथ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।